हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 2 का लेसन नंबर 11, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स थ्रेट, यानी जैव विविधता और उसके खतरे। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी इंट्रोडक्शन, यानी जैव विविधता के बारे में हम जानेंगे। द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, मरीन एक्सेट्रा। जीवित जीवों की विविधता पर्यावरण में मौजूद सहित सभी स्रोतों से, स्थलीय, जलीय, समुद्र आदि। यानी सिंपल शब्दों में कहूँ, ये जो है अंतर बताता है सभी जीवित जीवों के बीच में, ठीक है, चाहे वो स्थलीय हो, जलीय हो या समुद्र हो। यानी कि ये जो है डिफरेंस बताता है जीवित जीवों में, चाहे वो किसी भी स्रोत से हो, स्थलीय, जलीय, समुद्री, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं हम सिंपल वर्ड्स में, उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारा सेकंड टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता कितने प्रकार की होती है ये हम जानेंगे। तो ये 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी आनुवांशिक विविधता। दूसरा आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजातीय विविधता। तीसरा आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक तंत्र विविधता। इसमें हमारा सबसे पहला आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी आनुवांशिक विविधता। द डिफरेंसेस इन डीएनए कंटेंट अमॉन्ग इंडिविजुअल विद इन स्पीसीज एंड पॉपुलेशन। किसी एक तरह की प्रजाति और एक तरह की जनसंख्या के अंदर डीएनए का अलग होना जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाता है, ठीक है, यानी आनुवांशिक विविधता कहलाता है। दूसरा आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी प्रजातीय विविधता। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी किसी दिए गए निश्चित जगह पर या पूरे संसार में कितने तरह के जीव जंतु और कितने संख्या में जीव जंतु मौजूद है, उनका आकलन करना जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी में ही आता है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी पारिस्थितिक तंत्र विविधता। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम और हैबिटेट्स विद इन अ गिवन रीजन। यानी किसी दिए गए निश्चित जगह के अंदर कितनी तरह के इकोसिस्टम है, यानी पारिस्थितिक तंत्र है, और कितनी संख्या में पारिस्थितिक तंत्र है, इनका आकलन करना ही इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में आता है, ठीक है। अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता को मापने के तरीके। इसमें सबसे पहला तरीका आता है अल्फ़ा डाइवर्सिटी, यानी अल्फ़ा विविधता। इसमें क्या होता है, विद इन कम्युनिटी, यानी किसी समुदाय के अंदर ही जीव जंतुओं में विविधता को मापा जाता है, ठीक है। दूसरा आता है बीटा डाइवर्सिटी, यानी बीटा विविधता। इसमें जो है किसी दो समुदाय के बीच में मौजूद जीव जंतुओं के बीच का अंतर मापा जाता है, ठीक है। तीसरा आता है गामा डाइवर्सिटी, यानी गामा विविधता। इसमें जो है किसी दी गई निश्चित जगह पे जो है कितनी तरह के हैबिटेट मौजूद है, यानी पारिस्थितिक तंत्र मौजूद है, और उस पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्नता मापी जाती है जीव जंतुओं में, ठीक है। तो ये जो है हमारे 3 तरह के मेथड्स ऑफ मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, यानी जैव विविधता को मापने के ये 3 तरीके हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसे याद रखना तुम सब। अब हमारा फोर्थ टॉपिक आता है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के लिए खतरे। क्या क्या चीज़ जो है आज के टाइम पे जैव विविधता के लिए खतरा बन चुकी है। सबसे पहला आता है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी मानवों की बढ़ती जनसंख्या जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए, यानी जैव विविधता के लिए जो है खतरा बन चुकी है, ठीक है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोग जो है ज़मीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं, जंगलों को हटाते जा रहे हैं, जिससे कि जो है जैव विविधता पर खतरा पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण आज के टाइम पे इतना बढ़ गया है कि हमें जो है औद्योगिकरण में भी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ रही है, जिससे कि हम जंगलों को काट रहे हैं, जिससे जैव विविधता को खतरा है एक तरह से। तीसरा आता है पोचिंग, यानी अवैध शिकार। अवैध शिकार करना जो है आज के टाइम पे लोगों ने रोका नहीं है, आज के टाइम पे भी लोग अवैध शिकार करते हैं, जिससे कि जो है कुछ जानवरों की संख्या कम हो चुकी है, नेचर को बैलेंस करने में हेल्प करते थे, ठीक है। चौथा आता है मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स, यानी मानवों का और जंगली जीवों का आमना सामना। मानव ने क्या किया है, जंगलों को काट कर अपने रहने की जगह बना ली, जिससे कि जंगलों की संख्या कम हो गई है और वहाँ मौजूद जीव जंतुओं के लिए रहने के लिए जगह बची नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो इस कारण जो है वन्य जीवों में और मानवों में जो है आमना सामना हो जाता है, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए एक खतरा है, ठीक है। तो ये थे हमारे लेसन नंबर 11 के मेन टॉपिक्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन की ओर।
अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन यानी जैव विविधता और इसका संरक्षण। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी इन सीटू और एक्स सीटू जैव विविधता का संरक्षण। ये दो तरीक़ों से जो है जैव विविधता को बचाया जाता है। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होती है यानी इन सीटू संरक्षण क्या होता है, इसमें जो है हम इंडेंजर स्पीसीज यानी कि जो प्रजाति खतरे में है या लुप्त होने की कगार पे है उन प्रजातियों को उनके ही प्राकृतिक आवास के अंदर बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। तो उसे हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। अब हमारा आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि जब हम किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से निकाल कर मनुष्यों द्वारा किसी निश्चित पर्यावरण में या निश्चित जगह पर जो है उसे रख कर जो है उसे संरक्षित करते हैं, तो उसे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ गया, इसके एग्जांपल्स है बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क, ये सब, ठीक है। अब हमारा इसमें सेकंड टॉपिक आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 यानी जैविक अधिनियम 2002। ये जो है 2002 में लाया गया था राज्यसभा में, जो कि पास हुआ था। किस लिए पास हुआ था? कंट्री की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी इंडिया के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए। दूसरा था सस्टेनेबल यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी का अच्छी तरह सतत तरीके से इस्तेमाल हो, इसलिए भी इसका ये अधिनियम को लाया गया। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ यूजिंग ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का अच्छी तरह से इस्तेमाल हो और उसके जो बेनिफिट हैं वो सबको मिले, इसलिए भी इसको लाया गया था, ठीक है। तो ये अधिनियम जो है 2002 में लाया गया था, जो कि पास हुआ था लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, दिसंबर को। इस लेसन का हमारा लास्ट टॉपिक है IUCN रेड लिस्ट। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि देश विदेश में जाके सर्वेस करती है, जिसके बाद ये एक रेड लिस्ट जारी करती है जिसमें कि लुप्त हुए प्रजाति या लुप्त होने की कगार पर जो प्रजाति है, जो जीव जंतु है, उनके बारे में ये बताती है, ठीक है। तो ये है IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म आप एक बार याद कर लेना। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की ओर। अब हम पढ़ेंगे लेसन 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास और वहनीयता। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही मेन टॉपिक्स हैं। सो ये जल्दी से कवर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। इस लेसन में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन यानी सतत विकास का परिचय। इट इज़ डिफाइंड एज अ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन यानी कि ये उस तरह का विकास है जिसमें कि हम वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हैं बिना भविष्य की ज़रूरतों को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। उनको कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, फ्यूचर की जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना हम वर्तमान की जनरेशन को, वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की परिभाषा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी यानी वहनीयता के कितने प्रकार होते हैं। तो वहनीयता के 3 प्रकार होते हैं। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी यानी प्राकृतिक वहनीयता, दूसरा आता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी यानी आर्थिक वहनीयता, तीसरा आता है सोशल सस्टेनेबिलिटी यानी सामाजिक वहनीयता। तो ये 3 प्रकार के जो है वहनीयता होती है, सस्टेनेबिलिटी होती है। अब हमारा आता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय स्थिरता। पर्यावरणीय स्थिरता क्या होती है? इसमें जो है हम सामाजिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता के फोकस करने के बजाय हम पर्यावरण पर ध्यान देते हैं, पर उसे बचाने पर ध्यान देते हैं, जैसे कि पानी बचाना, सेव वाटर, और जंगलों को बचाना, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, जीव जंतु को बचाना, ये सब, ठीक है। अब हमारा सेकंड आता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता। जब कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करती है, किस लिए? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए, तो उसे हम आर्थिक स्थिरता कहते हैं। ये क्या काम करता है? मैनेज करने में हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए यानी लंबे समय के लिए प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो इसे कहते हैं हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी।
अब हमारा आता है सोशल सस्टेनेबिलिटी यानी सामाजिक स्थिरता। सामाजिक स्थिरता क्या होती है? इसका मकसद होता है सिर्फ अपने जो है स्पेशल ग्रुप या सोशल ग्रुप, स्पेशल सोशल ग्रुप्स की हेल्प करना, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर और जो पिछड़ी जाती है उनकी मदद करना, ये सब। ठीक है, इसमें सोशल सस्टेनेबिलिटी में ये आता है। ठीक है, आज का हमारा ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। इसमें सिर्फ 2 ही मेन टॉपिक्स थे जो कि मैंने आपको समझा दिए अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की ओर। अब हम पढ़ेंगे लेसन 14 ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ यानी वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। इस लेसन में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आखिरकार होती क्या है? जब पृथ्वी का तापमान सामान्य रूप से बढ़ जाता है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर पृथ्वी का तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस है, पर अब वो बढ़कर 33 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी जब सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर आकर जो है पृथ्वी में ही ट्रैप हो जाती है, तो उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो कि आमतौर पर तापमान के बढ़ने का कारण होता है। ऐसा जो है प्रदूषण का कारण होता है, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, प्रदूषण इसका मेन कारण है। अब ये क्या इफ़ेक्ट करता है? ये जो है हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ़ है उसे पिघलाता है, जिससे कि सी वाटर लेवल जो है बढ़ जाता है और ज़मीन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये है ग्लोबल वार्मिंग ओवरऑल जो मैंने आपको समझा दिया है। इस लेसन में हमारा सेकंड टॉपिक आता है एसिड रेन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा आखिरकार होती क्या है? जब हम कोई भी फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब। ठीक है, जब हम इसे जलाते हैं तो इनमें से कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब। ये जो है एक एसिड पॉल्यूटेंट होते हैं, यानी अम्लीय कण होते हैं, जो कि वायु में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, वायु में जाकर मिल जाते हैं, और जब नॉर्मल बारिश होती है तो ये उसके साथ मिलकर जो है एक एसिड रेन बनाते हैं। ठीक है, जब बारिश का पीएच लेवल जो है 5.4 और 5.3 तक हो जाता है तो उसे हम एसिड रेन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो इसके नुकसान क्या क्या है? ये जो है अगर ये ज़मीन पे मिलकर उसके न्यूट्रिएंट्स को डिज़ोल्व कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है, और साथ ही साथ ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और साथ ही साथ ये जलीय जीवों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये था हमारा टॉपिक एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, जो कि हमने पढ़ लिया है। इस लेसन का हमारा लास्ट टॉपिक आता है ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी ओजोन परत का कम होना। ओजोन परत क्या होती है? यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच फैली हुई है, और ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है। और ये इसके कम होने का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसके कम होने का कारण है, और एयर पोल्यूशन इसके कम होने का कारण है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, मतलब कि पृथ्वी में जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। और ओजोन लेयर क्या हेल्प करता है कि ये सन से जो है यूवी रेडिएशन को कहीं अपनी ऑब्जर्व कर लेता है, और जिससे कि जो है पृथ्वी तक वो सीधी रेडिएशन पहुंच नहीं पाती। ठीक है, और जिससे कि ह्यूमंस में स्किन कैंसर और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं प्रॉपरली। ठीक है, उनको डैमेज नहीं होता, तो इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की ओर। अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 15 इन्वायरमेंटल लॉ एंड लेजिस्लेशन इन इंडिया। भारत में पर्यावरण कानून और नियम, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। इस लेसन में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये इंडिया में 1972 में लाया गया था। ये किस लिए लाया गया था? जो प्रजाति लुप्त हो गई है या लुप्त होने की कगार पर है, उन्हें बचाने के लिए। ठीक है, इसमें जो है वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड को जो है जारी की गई बहुत सारे पावर्स और ड्यूटीज़ उनको दिए गए। ठीक है, लिस्टिंग ऑफ इंडेंजर स्पीसीज़, इसमें जो है लिस्टिंग की गई इंडेंजर यानी जो प्रजाति लुप्त हो गई है उनकी जो है लिस्टिंग की गई, और साथ ही साथ उनकी उन प्रजातियों पर शिकार की पाबंदी लगाई गई। और प्रोटेक्शन टू सम इंडेंजर प्लांट लाइक बेड डॉन, साइकेड, ब्लू वैंडा, ये सब। ठीक है, मतलब कुछ प्लांट जो कि लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की कगार पर है, उन पर जो है उनकी प्रोटेक्शन करी गई। जूस अथॉरिटी के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए, और साथ ही साथ जीव जंतुओं के व्यापार पर भी जो है नियम कानून बनाए गए, और साथ ही साथ लाइसेंस का होना मैंडेटरी किया गया। तो ये था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है,
इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ये किस लिए बनाया गया था? जल को बचाने के लिए और मीठे पानी को बचाने के लिए और साथ ही जल प्रदूषण को रोकने के लिए ये बनाया गया था। ये कब लाया गया था? 1974 में लाया गया था सीपीसीबी द्वारा और एसपीसीबी द्वारा। सीपीसीबी क्या होता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा मिलकर लाया गया था। इसमें क्या इन्होंने जो है कुछ रूल्स और रेगुलेशन जारी किए। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एडवाइजरी जारी करता है और उसमें बताता है कि उसे किस तरह से अपने रिवर्स को, अपने राज्य के अंदर रिवर्स को, कुओं को, स्ट्रीम्स को, इन सबको जो है साफ़ सुथरा रखना है और सफाई करनी है उनकी। ठीक है, तो ये था वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974। ठीक है, अब हमारा आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये किस लिए बनाया गया था? वनों को बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था 1980 में। ठीक है, इंडिया में बनाया गया था ये एक्ट, और ये वनों को बचाने के लिए बनाया गया था। पहले ज़माने में क्या होता था, लोग जो है अपनी ज़रूरत के लिए जो है जंगलों को काटते थे, इंडस्ट्रीज़ भी अपनी ज़रूरतों के लिए जंगलों को काट देती थी। तो इन सब से बचाने के लिए, मतलब इन सब से जंगलों को बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया, और इसके साथ ही साथ इसमें जो है बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन लगाई गई। ठीक है, अब जो है हमें अगर पेड़ या लकड़ी चाहिए होती है तो हमें जो है सरकार से परमिशन लेनी होती है। ठीक है, तब जाके हम किसी पेड़ को काट सकते हैं। ठीक है, तो ये है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये पॉल्यूशन एक्ट जो है, एयर पॉल्यूशन एक्ट जो है 1981 में इंडिया में लाया गया था। किस लिए लाया गया था? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ठीक है, इसमें जो है इंडस्ट्रीज को रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे और उनको जो है प्रोहिबिट किया गया, यानी कि पाबंदी लगाई गई कुछ इंडस्ट्रीज़ पर। इसमें सेम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एडवाइजरीज जारी करता है और बताता है कि उसे अपने राज्य में कैसे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की ओर। अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 16, ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द इन्वायरमेंट, यानी मानव समुदाय और पर्यावरण। मानव समुदाय किस तरह से पर्यावरण को इफेक्ट करता है, इसमें जो है इस लेसन में हम ये जानेंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। इस लेसन में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी मानवीय जनसंख्या का बढ़ोतरी। आजकल जितनी भी पर्यावरण में समस्याएं और घटनाएं हो रही है, उनका मुख्य कारण जो है मानवों को ही माना जाता है और मानवीय जनसंख्या को माना जाता है। वर्तमान में पृथ्वी पर जो है 7.8 बिलियन जो है जनसंख्या है, और इसके बढ़ने की आशंका है 9 बिलियन तक 2040 में और 11 बिलियन तक 2100 में। ठीक है, तो ये तो है जनसंख्या का मामला, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब इसमें सेकंड टॉपिक आता है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी वो क्या कारक है जिससे कि मानव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सबसे पहला, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। हमने क्या किया, खाद्य पदार्थों में वृद्धि हो गई है आज के टाइम पे, मतलब कि खाने पीने की कमी नहीं रही है आज के टाइम पे, फुल खाना पीना मिल रहा है सबको। ठीक है, दूसरा आता है डिक्रीज इन डेथ रेट, यानी मृत्यु दर में कमी हो गई है आज के टाइम पे। ठीक है, तीसरा आता है एडवांसमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी, यानी कि मनुष्यों ने जो है साइंस विज्ञान में और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है आज के टाइम पे। चौथा आता है लैक ऑफ अवेयरनेस, अभी तक ये जागरूकता नहीं फैलाई गई है कि जनसंख्या से मानव पर और पर्यावरण पर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो इसके बारे में जागरूक नहीं किया गया है लोग को। तो इन कारणों से जो है मानव की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हमारा इस लेसन का थर्ड टॉपिक आता है इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एनवायरनमेंट, यानी मानव जनसंख्या का पर्यावरण पर किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी जैव विविधता में अब कमी आ गई है। दूसरा आता है अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण हो गया है। तीसरा आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि आज के टाइम पे पर्यावरण में सिर्फ औद्योगिकरण ही हो रहा है। चौथा आता है जनरेशन ऑफ वेस्ट, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही ज़्यादा वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा। पांचवा आता है लॉस ऑफ फ्रेश वाटर, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है साथ ही साथ जो है फ्रेश वाटर भी ख़त्म होता जा रहा है, यानी पीने योग्य पानी भी ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें जो है हम 2-3 पॉइंट्स खुद से भी ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इस लेसन का हमारा लास्ट टॉपिक आता है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट आखिरकार होता क्या है? द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय एन एक्टिविटी, यानी कि इसमें हम जो है मापते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी एक्टिविटी से कितनी मात्रा में निकल रही है और एटमॉस्फेयर में जाकर मिल रही है। ठीक है,
तो उसे हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंटिंग, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नापना या मापना किसी भी एक्टिविटी में, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंटिंग। तो ये था हमारा आज का लेसन, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की ओर। अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 17, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी भारत में पर्यावरण आंदोलन। इसमें हम भारत में जितने भी पर्यावरण आंदोलन हुए उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की। इस लेसन में हमारा सबसे पहला आंदोलन आता है बिश्नोई मूवमेंट, यानी बिश्नोई आंदोलन। ये कब हुआ था? 1700 ईसा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खेजारेली, मारवाड़ रीजन, राजस्थान में हुआ था। इसके लीडर कौन थी? अमृता देवी थी, साथ ही साथ बिश्नोई गाँव के कुछ लोग। इसका एम क्या था? सेविंग स्केयर ट्रीज, यानी पेड़ों को बचाना था जो कि राजा अपने नए महल के लिए काट रहा था, ठीक है। तो ये था ओवरऑल बिश्नोई मूवमेंट। अब हमारा इसमें नेक्स्ट आंदोलन आता है चिपकू मूवमेंट। ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और बाद में टेरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ था। इसकी लीडर कौन थे? सुंदरलाल भगवाना, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, ये सब, ठीक है। इनका एम क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोटेक्ट ट्रीज, यानी हिमालयन ट्रीज को प्रोटेक्ट करना इनका काम था, इनका एम था, और जो कि कॉन्ट्रैक्टर से पेड़ों को बचाना चाहते थे, ठीक है, हिमालयन स्लोप पर। तो हमारा आता है साइलेंट वैली मूवमेंट, यानी साइलेंट वैली आंदोलन। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? साइलेंट वैली में हुआ था, केरला में। इसके लीडर कौन थे? KSSP, केरला शस्त्र साहित्य परिषद। इसका एम क्या था? साइलेंट वैली को बचाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो ये था हमारा साइलेंट वैली मूवमेंट, जो कि हमने पढ़ लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की ओर। अब हमारा आता है अपिको मूवमेंट, यानी अपिको आंदोलन। ये कहाँ पर हुआ था? उत्तर कन्नडा में हुआ था, कर्नाटका स्टेट में, ठीक है। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। इसके लीडर कौन थे? पांडुरंगा हेगड़े थे, और इसका एम क्या था? जंगलों को कमर्शलाइजेशन होने से बचाना, ठीक है। हमारा लास्ट आंदोलन आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नर्मदा रिवर जहाँ जहाँ से फ्लो करती है, जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब, ठीक है। इसके लीडर कौन थे? मेधा पाटकर, बाबा एमटी, आदिवासी, किसान लोग, ये सब, ठीक है। इसका एम क्या था कि नर्मदा रिवर पर जो बड़े बड़े डैम बन रहे हैं उसे रोकना, ठीक है। ये था आज का हमारा लेसन, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 18, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी आपदा प्रबंधन। इसमें हम आपदा को कैसे बचा जाता है, किस तरह से उसको कम किया जाता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन। डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता क्या है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है कि डिज़ास्टर यानी आपदा आने से पहले ही तैयार रहना, और जैसे ही आपदा आए उस पर इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्स करना, तो उसे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। डिज़ास्टर मिटिगेशन क्या होता है कि डिज़ास्टर के डायरेक्ट इफ़ेक्ट से जितना बचा जा सके उससे बचना। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि फ्लड या बाढ़ से बचने के लिए डैम का बनाना, बांध का बनाना, जिससे कि जो है बाढ़ से बचा जा सके, और या तो उसके डायरेक्ट इफ़ेक्ट ना आए, ठीक है, किसी भी एरिया पर, तो उसे हम कहते हैं डिज़ास्टर मिटिगेशन। अब हमारा आता है गाइडलाइंस फॉर इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मिटिगेशन प्रोग्राम, यानी कुछ गाइडलाइंस जिससे कि जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कम किया जा सके, यानी डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट को कम किया जा सके, उसके प्रोग्राम, ठीक है। तो NDMA, ये इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किसके द्वारा चलाई जाती है? प्राइम मिनिस्टर द्वारा चलाई जाती है। इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में कहीं भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है तो ये उसका मुख्य कारण होते हैं, उसको डिज़ास्टर मैनेज करने का मुख्य कारण होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है, गाइडलाइंस आती है, प्री डिज़ास्टर मिटिगेशन कैन हेल्प इन इंश्योरिंग द फास्टेस्ट रिकवरी फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर। पहले से तैयारी, यानी पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए हमें डिज़ास्टर को कम करने में। मिटिगेशन मेजर मस्ट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल एसेट ऑफ द कम्युनिटी। मिटिगेशन यानी डिज़ास्टर कम करते समय हमें इन सब चीज़ों को भी मापना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रिसोर्स को और सांस्कृतिक रिसोर्स को बचा। हैज़ार्ड रिडक्शन मेथड मस्ट टेक इनटू अकाउंट द वेरियस हैज़ार्ड फेस्ड बाय द अफेक्टेड कम्युनिटी, यानी कि हैज़ार्ड रिडक्शन पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब भी डिज़ास्टर आता है तो मलबा छूट जाता है पीछे, तो उसे जो है कम से कम किया जा सके, इसका भी ध्यान देना चाहिए। एनी मिटिगेशन प्रोग्राम मस्ट आल्सो इंश्योर
एन इफेक्टिव पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट, साइंटिफिक, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ एंड द कम्युनिटी। जब भी ऐसा मिटिगेशन प्रोग्राम सेट किया जाए तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पार्टनरशिप की तरह काम करे गवर्नमेंट के साथ, साइंटिस्ट के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, एनजीओ के साथ और उधर के कम्युनिटी के साथ। तो ये थी कुछ गाइडलाइंस जो कि एनडीएमए ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा चलाई जाती है इंडिया में, उनके द्वारा दी गई थी डिज़ास्टर मिटिगेशन अथॉरिटी को। ठीक है, तो हमारा ये सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है। इसमें हमने सारे मेन टॉपिक्स कवर कर लिए। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आते तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।